हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, हम यहाँ पर आप सभी को खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, स्कंदगुप्त को उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से किससे लंबे युद्ध करने पड़े? किसको बोला जा रहा है दोस्तों? स्कंदगुप्त को कौन सी सीमा से? उत्तर पश्चिम सीमा से किससे जो है लंबे युद्ध करने पड़े? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, शकों से, यवनों से, हूणों से या फिर यूनानियों से। अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हूणों से। हूणों से जो है उनको लंबे युद्ध करने पड़े थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है? गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है बताना है हमको। चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म या फिर यवनों का धर्म। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है, पौराणिक धर्म। पौराणिक धर्म जो है गुप्त काल में सबसे अधिक विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? किसके क्षेत्र में बोला जा रहा है दोस्तों? कला के क्षेत्र में, है ना। कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? ऑप्शन हमारे पास वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला या फिर मुद्रा कला। सही आंसर अगर आपको पता है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला। चित्रकला का जो है असाधारण उन्नति हुई थी। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और किसके काल में बोला जा रहा है? गुप्त काल में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त का दक्षिण के राज्यों पर कैसा अधिपत्य था? जो समुद्रगुप्त है उनका दक्षिण के राज्यों पर कैसा अधिपत्य था हमको बताना है। ऑप्शन है, इन्हें गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था, ये राज्य उसे सम्मान देते थे, इन राज्यों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, या फिर ये राज्य उसे नियमित कर देते थे। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये राज्य उसे जो है नियमित कर देते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? प्राचीन भारत में जो ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड जो है पहले प्रसिद्ध विद्वान कौन थे हमको बताना है। ऑप्शन है बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त या फिर कात्यायन। दोस्तों अगर सही आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें इसका आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आर्यभट्ट। ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड जो है प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। मंदिर कला वास्तुकला का भव्य स्वरूप कब पूर्ण रूप से विकसित हुआ? मंदिर कला वास्तुकला का जो भव्य स्वरूप है कब पूर्ण रूप से विकसित हुआ हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ईसा पूर्व पहली शताब्दी से, चौथी शताब्दी से, छठवीं शताब्दी से या फिर आठवीं शताब्दी से। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चौथी शताब्दी से। कब से? चौथी शताब्दी से जो है मंदिर कला वास्तुकला का जो है भव्य स्वरूप जो है पूर्ण रूप से विकसित हुआ था। कब हुआ था? चौथी शताब्दी से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। किस प्रकार ह्वेनसांग भारत आया और वापस चला गया? ऑप्शन है हमारे पास, वह भूमि मार्ग से आया और भूमि मार्ग से वापस चला गया, वह भूमि मार्ग से आया लेकिन सामुद्रिक मार्ग से वापस चला गया, या फिर वह सामुद्रिक मार्ग से आया और भूमि मार्ग से वापस चला गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, वह सामुद्रिक मार्ग से और उसी मार्ग से वापस चला गया। सामुद्रिक मार्ग से आया और उसी मार्ग से वापस चला गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, वह भूमि मार्ग से आया और भूमि मार्ग से वापस चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? जो हर्ष हैं उन्होंने किस विश्वविद्यालय को जो है विशेष संरक्षण प्रदान किया था हमको बताना है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर मगध। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। किसने? हर्ष ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? हर्ष और किसके बीच बोला जा रहा है? पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ है कौन से स्थान पर हुआ है बताना है हमको। ऑप्शन हमारे पास नर्मदा नदी के तट पर, सौराष्ट्र सीमा पर, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर या फिर गोदावरी के तट पर। सही आंसर आपको पता है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए आप मुझे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन से संबंधित अगर किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई सुझाव है तो उसे भी आप बता सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है, किससे निर्मित है? जो सिंधु घाटी में जो हमको मुहरें मिली हैं वो किससे निर्मित है ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पक्की मिट्टी से, प्रकांचित वस्तु या फिर उसी को फाइनांस से कहते हैं, अकीक से या फिर सेल खड़ी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सेल खड़ी से। कहाँ से? सेल खड़ी से निर्मित है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर जो मुहरें हैं वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यहाँ पर नहीं था पूछा गया है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। किस धातु का ज्ञान नहीं था ये हमको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोहे का ज्ञान नहीं था उन्हें। सोना, चांदी और तांबे का तो ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी हमें उसको बताना है। ऑप्शन हमारे पास अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या फिर सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नगर योजना। कौन सा? नगर योजना जो है इनका कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका निवास कहाँ पर था बताना है। उत्तर भारत, संपूर्ण भारत, भारत का पूर्वी क्षेत्र या फिर सप्त सिंधु क्षेत्र। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सप्त सिंधु क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? जो उपनिषद है में जो दर्शन शास्त्र है हमारा उसमें कौन से पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? भक्ति, ज्ञान, कर्म या फिर तप। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, ज्ञान पर जो है सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया था? गौतम बुद्ध के जो धार्मिक प्रवचन है ना, वो कौन से ग्रंथ में जो है संग्रहित किए गए हमको बताना है। उसका नाम क्या है? सुत्त पिटक, जातक कथाएं, विनय पिटक या फिर अमिध मट पिट्टिक सॉरी अमिध मम पिट्टक। ठीक है, अमिध मम पिट्टक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, सुत्त पिटक। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो प्रवचन है जो संकलित हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे? सुत्त पिटक कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। किस बौद्ध महासंगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ है? ठीक है, बौद्ध महासंगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान, दो चीजें हैं यहाँ पर, हीनयान और महायान। इन शाखाओं का उदय किस में हुआ है बताना है। पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चौथी में हुआ है। ठीक है, चौथी महासंगति में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राचीन भारत में निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जैन धर्म जो है लेकर जो है संन्यास स्वीकार करने वाले कौन है हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र या फिर हर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। अंत में उन्होंने क्या किया था? जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और क्या ले लिया उन्होंने? संन्यास ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया?
किस प्रमुख उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया बताना है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म की आलोचना हेतु, नए धर्म की स्थापना हेतु, या फिर अपनी प्रजा में नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, अपनी प्रजा में नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु उन्होंने क्या किया, अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया। ठीक है, वे चाहते थे कि उनकी प्रजा में नैतिकता हो, आध्यात्मिकता हो, इसलिए उन्होंने किसका प्रचार किया, धम्म का प्रचार किया। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, स्तंभ, स्तूप, गुफा कला या फिर चैत्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्तूप। ठीक है, मौर्य काल में जो सबसे अच्छा चीज था वो था स्तूप था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण की जानकारी का निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब किस चीज से हमको ये पता चलता है कि अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण किए थे। ऑप्शन हमारे पास महावंश, दिव्यावदान, 13वां शिलालेख या फिर 7वां स्तंभ अभिलेख। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 13वां शिलालेख। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 13वां शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ स्तंभ का चक्र क्या दर्शाता है। सारनाथ का जो चक्र है वो क्या दर्शाता है, क्रांति का, न्याय का, धर्म चक्र, प्रवर्तन का या फिर धम्म का। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बिल्कुल पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और एक ऐसा है कि सभी को ये जो है जानकारी रहती ही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, धर्म चक्र प्रवर्तन का। ठीक है, इस सारनाथ स्तंभ पर जो चक्र है वो दर्शाता है किसका, धर्म चक्र प्रवर्तन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह का दमन करने हेतु कहाँ भेजा गया था। किसके रूप में पूछा जा रहा है, राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह का दमन करने के लिए कहाँ भेजा गया था। ऑप्शन हमारे पास तक्षशिला, कलिंग, उज्जैन या फिर दक्षिण। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, तक्षशिला भेजा गया था। ठीक है, किसको, अशोक को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कनिष्क ने राजधानी के लिए चुना। चार ऑप्शन दिया है, उसमें से हमको बताना है कि कनिष्क ने जो है किसको अपनी राजधानी बनाई थी। पुरुषपुर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर कन्नौज। सही आंसर आपको पता है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स पर बताएं इसका आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पुरुषपुर। कौन सा, पुरुषपुर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी। मौर्य काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से या फिर 6ठी शताब्दी से। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कुषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है, कब से है, कुषाण काल से हुआ है। ठीक है, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा जो है कब से प्रारंभ हुआ है, कुषाण काल से हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था। जो प्राचीन भारत में है बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाला शासक, ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर हर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है सोने के सिक्के चलाए थे। किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन गुप्त पूर्व काल में व्यापार के तीव्र विकास का मुख्य कारण बना। ऑप्शन हमारे पास रोमन साम्राज्य की आवश्यकताएं, बैंकिंग प्रथा की सफलता, बेहतर सिक्कों का प्रचलन या फिर राजाओं का प्रोत्साहन। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बेहतर सिक्कों का प्रचलन। तो बेहतर सिक्कों का प्रचलन जो है गुप्त पूर्व काल में व्यापार के तीव्र विकास का मुख्य कारण बना। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्यगत समस्याएं चल रही हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से मौर्य युग की किस व्यवस्था का वर्णन है। कौटिल्य के किसमें, अर्थशास्त्र में। कौटिल्य अर्थात हमारे चाणक्य हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रामीण संगठन, नगर व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य। ठीक है, कौन सी व्यवस्था का वर्णन हुआ है, राज्य व्यवस्था का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था।
गुप्तकाल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था, हमको बताना है। भूमि कर, व्यापारियों से प्राप्त कर, आयात निर्यात कर या फिर अन्य राज्यों पर विजय से प्राप्त आय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भूमि कर। भूमि पर कर लगाकर ये जो है अपनी आमदनी का जो है इनका आमदनी का मुख्य स्रोत था भूमि कर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या जानने के लिए दिव्यावादन एक साधन है। ठीक है, दिव्यावादन जो है एक साधन है क्या जानने के लिए, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। तो दिव्यावादन जो है बौद्ध धर्म को जानने का क्या है, एक साधन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। खजुराहो के मंदिर किसका उदाहरण है, राष्ट्रकूट कला का, चंदेल कला का, चालुक्य कला का या फिर मौर्य कला का। सही आंसर पता होगा तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसका सही आंसर है चंदेल कला। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका कैसा है, करेक्ट आंसर है चंदेल कला। खजुराहो के मंदिर का उदाहरण है कौन सा, चंदेल कला। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 30 प्रश्नों को जो है एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स पर उसका जो है विवरण दे सकते हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा या फिर एक्सप्लेन करने की और कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये इतिहास का दोस्तों पहला पार्ट था। हम इसी प्रकार के और पार्ट्स लेकर आएंगे आपके लिए 30 प्रश्नों का संग्रह बनाकर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।